हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद तुषार। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक का नाम है मॉडर्न पीरियड। ठीक है, आप खासा तौर पे ये याद रखिए कि यूपीएससी को ना कुछ खास प्रकार के टॉपिक्स जो है वो बहुत पसंद है। उन्हीं में से एक पसंदीदा टॉपिक है उनका मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे सवाल जो है वो रिपीट हुए हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, वो खासा इसीलिए उसका रीजन है ये भाई साहब जिनका नाम है अशोक। क्योंकि अशोक ने कई ऐसे रॉक एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और अपने एविडेंसेस छोड़े हैं जिसके कारण क्या हुआ है कि एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की भरमार पड़ी हुई है। उस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के कारण क्या हो जाता है कि हमारे पास इतने ज्यादा कंटेंट होता है कि यूपीएससी को खासा पसंद आ जाता है भाई कि इनमें इतनी इतनी चीजें करी गई हैं तो इसमें खास तौर पे सवाल पूछा जाए। फिर एक नई चीज ये भी है कि अशोक का रिलेशन जो है वो बुद्धिज्म से भी है। ठीक है, तो बुद्धिज्म से होने के कारण भी क्या है कि इसमें से सवाल बहुत ज्यादा थे क्योंकि अशोक ने बुद्धिज्म को साउथ तक फैलाने में बहुत हेल्प करी थी। और बुद्धिज्म जैनिज्म जो है वो हमेशा से यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा ही है। ठीक है, भले ब्राह्मणिज्म से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन बुद्धिज्म से जरूर आएगा। ठीक है, इसलिए इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने बहुत सारे प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो कवर अप किए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मॉडर्न पीरियड की जब शुरुआत होती है वो लगभग 320 बीसी के आसपास में चालू होती है। तो 320 बीसी के आसपास में चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनको राजा बनाया जाता है, किसके द्वारा? चाणक्य की मदद से। तो मौर्यन डायनेस्टी बेसिकली फाउंड आउट करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसकी हेल्प के थ्रू? कौटिल्य की हेल्प के थ्रू। तो कौटिल्य या चाणक्य जो है बेसिकली क्या थे कि इनके मेंटर भी थे। ठीक है, फिर उन्होंने इनको मेंटर के साथ साथ में इनके एडवाइजर भी थे। ठीक है, और अगर हम देखा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा जो किया है किसी ने, अगर एज एन पावर उनको कोई किसी ने दिया है तो वो सब कुछ चाणक्य की बदौलत ही हुआ है। ठीक है, तो होता यह है कि इसमें एक छोटी सी जैसे इसमें स्टोरी में आपसे डिस्कस करूंगा कि चाणक्य जो थे उनको पहले नंदा रूलर्स ने कुछ उनका अपमान कर दिया था, जिसके कारण वो क्रोधित हो गए थे और बाद में उन्होंने क्या किया था कि नंदा रूलर्स की जगह हमको किसी और को पावर में बैठाना चाहिए। फिर उन्होंने कहीं पे जाकर ये चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा था। बाद में उनको एज एन इनको ट्रेन किया, इनके मेंटर बने, इनको एज एन पावर पे लेकर आए और उसके बाद में क्या किया, नंदा रूलर्स को इन्होंने हराया और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का रूलर बनाया। ठीक है, तो उसमें भी इनकी स्टोरी है कि कैसे इन्होंने कुछ मिस्टिक्स और दूसरी चीजों का यूज किया था चंद्रगुप्त मौर्य को पावर में लाने के लिए। ठीक, अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनको ग्रीक स्कॉलर्स ने सेंड्रोकोटस नाम से बुलाया है। किस नाम से बुलाया है? सेंड्रोकोटस। ठीक है, ग्रीक रिसोर्स की माने तो एक मीटिंग भी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच में। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इंडिया के मैप में जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआत में ना वो कहीं इस जगह के कहीं रूलर हुआ करते थे। उन्होंने जो अपना किंगडम कार्व आउट किया था वो इस जगह पे किया था। तो जो अलेक्जेंडर है वो बेसिकली यहाँ पर उसने अपनी सेना छोड़ी हुई थी। तो क्या था कि ये नदी यहाँ का उन्होंने क्रॉस नहीं की थी, इसलिए क्या था कि यहाँ के रूलर से उनकी कुछ ना कुछ मीटिंग मीटिंग चलती रहती होगी जैसा भी। तो चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर की बेसिकली मीटिंग हुई थी। ये हमको रिसोर्सेज किससे पता चलते हैं? ग्रीक रिसोर्सेज से पता चलता है। ठीक है, जब जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो आर्मी थी वो नदी पार नहीं कर पाई, वो लोग भारत में एंट्री नहीं ले पाए, तो उनके सारे के सारे सेना जो थे वो वापस लौट गए थे। लेकिन बाद में उनके एक सेकुलस निकेटर नाम के जो जनरल थे वो यहीं रह गए थे। तो हमारे पास ऐसे कुछ ग्रीक अकाउंट्स हैं, उनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेकुलस निकेटर जो कि जनरल थे अलेक्जेंडर के, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुए थे, एक छोटा सा वॉर भी हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेकुलस निकेटर की आर्मी को हरा दिया था और 3 टेरिटरी हथिया ली थी। एक तो कंधार की, दूसरी बलूचिस्तान की और तीसरी काबुल और हेरात की। तो अगर आप मैप में यहाँ देखेंगे, काबुल हेरात मतलब अफगानिस्तान तक की ये जो टेरिटरी है वो बलूचिस्तान का एरिया, ये वाला जो एरिया, ये सब जो थी बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने कैप्चर कर लिया था सेकुलस निकेटर से। ठीक है, तो इन तीनों नामों को किस नाम से जाना जाता है ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो जैसे कंधार का ग्रीक नेम क्या है? अराचोसिया। ठीक है, बलूचिस्तान का ग्रीक नेम क्या है? गेड्रोसिया। ठीक है, काबुल और हेरात का ग्रीक नाम क्या है? परापोमिसादिया। परापोमिसादिया। ठीक है, अब जिस समय सेकुलस निकेटर हार गया था उसने क्या किया था कि मौर्यन कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में अपने एक
एम्बेसडर को भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिसने इंडिया ट्रेवल किया और एक किताब लिखी इंडिका। तो बेसिकली वेस्टर्न्स को इंडिया के बारे में ज्यादातर जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? मेगास्थनीज की इंडिका से। तो वो सेक्युलस निकेटर का क्या था? एक एम्बेसडर था। ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी ये भी है कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य मगध जीत चुके थे, उन्होंने सारा अपना किंगडम कार्व आउट कर लिया था, बाद में उन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था अपना राज्यपाट छोड़ के, और भद्रबाहु नाम के एक जैन मॉन्क थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी और जैनिज्म अपना लिया था। तो ये थी चंद्रगुप्त की कहानी। अब इसमें ज्यादातर चीजें जो हैं आप चाहो तो उसके सीरियल वीरियल देख सकते हो, बट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो प्रीलिम्स से रिलेटेड है वो यही कि इंपॉर्टेंट ग्रीक्स नेम पूछे जा सकते हैं, मेगास्थनीज की इंडिका पूछा जा सकता है, इनका ग्रीक नाम क्या था चंद्रगुप्त मौर्य का, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। और मतलब थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है आपको शायद वो पूछा जा सकता है, तो इतना ही बस पूछेगा और कुछ नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की के अंत के बाद में उनका बेटा था बिंदुसार, ये पावर में आया। तो बिंदुसार की भी एक कहानी ऐसी है कि बिंदुसार का जब जन्म हुआ था तो कहते हैं कि अपने जन्म से थोड़े पहले पैदा हो गए थे। तो चाणक्य ने क्या किया था कि क्योंकि जन्म से पहले पैदा हो गए थे और इनके जो पूरे शरीर में ना ऐसे बिंदु बिंदु हुआ करते थे लाल लाल रंग के, तो इस कारण से इनका नाम जो था वो बिंदुसार पड़ गया था। तो उसका रीजन ही था। अच्छा, उसमें ऐसी भी कहानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इनका जन्म हुआ था तो शायद इनकी माता का देहांत हो गया था, ऐसा कुछ था, या जल्दी पैदा हो गए थे, तो पर पूरी बॉडी जो थी वो अभी उसको माँ के गर्भ की आवश्यकता थी, तो शायद इनको बकरे के पेट में काट के कुछ समय तक ऐसा रखा हुआ था ताकि वो पूरा डेवलप हो जाए, ऐसा कुछ कहानी है इसकी, आप लोग देख लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है। तो बिंदुसार की हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरीज देखते हैं। तो जो ग्रीक्स जो थे उन्होंने इनका नाम एमिथ्रोकेट्स रखा था। तो ग्रीक इनको किस नाम से जानते थे? एमिथ्रोकेट्स नाम से जानते थे, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स। ठीक है। जबकि महाभाष्य जो है इनको अमित्रघात नाम से रिफर करता है। तो बेसिकली क्या है, ये अमिट्रोकेट्स जो नाम पड़ा है ये अमित्रघात नाम का ही एक ग्रीक वर्जन है, जिसका मीनिंग क्या होता है? सेम, किलर ऑफ द एनिमीज, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स, किलर ऑफ एनिमी, सेम भाषा है। तो महाभाष्य में इनको अमित्रघात नाम से जाना जाता है। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ऑलमोस्ट पूरे एंटायर सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर कर लिया था। तो पूरा जो साउथ साइड का भी हिस्सा जो हम कर्नाटक तक का देखते हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट इसको कवर अप कर लिया था। ठीक है। तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने लैंड बिटवीन द टू सी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल तक का जो एरिया है, अपना भारत का जो मैक्सिमम एरिया है, वो इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। ठीक है। अब एक तिब्बतन मॉन्क है जिनका नाम था तारानाथ आप बोल सकते हो उनको। इन्होंने 17th सेंचुरी में बिंदुसार के बारे में क्या लिखा है कि बिंदुसार एक ग्रेट लॉर्ड थे और इन्होंने 16 शहरों के 16 टाउन्स के नोबल्स और किंग्स को डिस्ट्रॉय किया था। ये कहां से हमको रिसोर्स पता है? तिब्बतन मॉन्क तारानाथ के अकाउंट से पता चलता है। ठीक है। ग्रीक सोर्सेज ने यह भी बताया है कि इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वेस्टर्न किंग्स के साथ में। तो जो ईरान, इराक और इस साइड के जो वेस्टर्न किंग्स हुआ करते थे, उनके साथ भी इनके अच्छे खासे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुआ करते थे। इन्होंने भी क्या किया था कि जिस समय बिंदुसार का समय आ गया था, तो जैसे इनके पिता ने जैनिज्म अपना लिया था, इन्होंने आजीविका सेक्ट अपना लिया था और लास्ट में संन्यास लिया था आजीविका सेक्ट अपनाने के बाद। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बिंदुसार का ग्रीक नेम क्या है? सबसे पहला सवाल, महाभाष्य में इनका नाम किस नाम से दिया गया है? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, कौन से मॉन्क ने इनको 16 टाउन का के नोबल्स का डिस्ट्रॉयर कहा है? तारानाथ ने। ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोग इसको फोकस करिएगा, इसमें से आ सकते हैं। अच्छा, किस सेक्ट को उन्होंने बाद में ज्वाइन किया था? तो बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट ज्वाइन किया था। अब इसके बाद इनके बेटे आते हैं अशोक। ठीक है। अब अशोक की कहानी जो है वो इनसे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक। तो अशोक जो थे वो शुरुआत में वॉइसरॉय थे तक्षशिला और उज्जैन के। ठीक है। तो तक्षशिला जो है वो नॉर्थ साइड में पड़ता है, गंधार रीजन में, जो आज के समय में कश्मीर के पास में पड़ता है, और उज्जैन जो है वो पड़ता है मध्य प्रदेश में, उज्जैन रीजन में। तो ये दोनों जगह के वॉइसरॉय रह चुके थे। तो बिंदुसार जिस समय रूल किया करते थे तब वो वहां के वॉइसरॉय हुआ करते थे। ठीक है। अब हमको दिव्यादान नाम का जो एक स्क्रिप्चर है वहां से पता चलता है कि बिंदुसार चाहते थे कि उनके पुत्र सुशिमा जो है वो क्राउन पर आए, और उनके मिनिस्टर चाहते थे, बिंदुसार के मिनिस्टर चाहते थे कि अशोक क्या करें, वो क्राउन पे आए। तो यहां पर क्या था कि बिंदुसार की कई पत्नियां थी।
ठीक है। उनमें से जो सबसे बड़ी पत्नी थी, उसमें से उनके जो कई पुत्र थे, उसमें से सबसे बड़ा पुत्र था सुशीमा। तो बिंदुसार उसको पावर में चाहते थे, और उनकी दूसरी जो पत्नी थी, शायद उनका लव मैरिज शायद हुई थी उनसे, और वो उनके मिनिस्टर चाहते थे कि उनकी जो पत्नी है, मतलब उनका जो बेटा है अशोक, वो आए पावर में। ठीक है। तो अशोक और सुषमा के बीच में लगभग 4 साल तक वॉर चलता रहा, या कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा सक्सेशन को लेकर। और फाइनली क्या हुआ कि अशोक ने क्या किया कि अपने भाइयों को शायद मार आर के या कोई भी तरीके से उन्होंने मगध को कैप्चर कर लिया। तो इसकी स्टोरी जो है वो अशोका नाम की मूवी में भी आप देख सकते हैं कि उनको चंड अशोक बोला जाता है, अशोक को। तो चंड अशोक बेसिकली इनको ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने अपने कई भाइयों को मारा था और उसके बाद में ये पावर में आए थे। ठीक है। लेकिन अजीब बात यह है कि आप भले ही इनको इतिहास चंड और इसके नाम से जाना जाए, लेकिन सबसे बेहतरीन रूलर्स में से एक जो थे वो अशोक थे। उसका रीजन क्या है कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन किया था। ये सबसे पहले रूलर ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन किया था अपनी साधारण जनता से इंस्क्रिप्शन के थ्रू। तो जो हम रॉक एडिक्ट आज के समय में देखते हैं, ये रॉक एडिक्ट जो है वो बेसिकली अशोक के द्वारा दिया गया था। तो वो अपनी आम जनता के से कन्वर्सेशन करने के लिए रॉक एडिक्ट बनाते थे, और उसमें अपने अपने जो मैसेजेस थे उनको लिख देते थे। तो ये सबसे पहले रूलर थे। ठीक है। अब उसमें कौन से ऐसे जो रॉक एडिक्ट हैं उनसे हमको पता चलता है, जैसे मस्की एडिक्ट है, ये बुद्ध अशोका और अशोका के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। एक सरनाक एडिक्ट है जिसमें इनका नाम देवनाम्पिया और पियादस्सी लिखा हुआ है। तो इनको इनके रॉक एडिक्ट में ही उनका क्या नाम था वो भी हमको पता चल जाता है। तो मस्की एडिक्ट में इनका नाम बुद्ध अशोक और अशोक पड़ा है, और सरनाथ एडिक्ट में इनका नाम देवनाम पिया और पियदस्सी नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। अब कुछ जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जैसे दीपावमसा और महावमसा, उसमें अशोक के एक पुत्र का नाम लिखा है महेंद्र या महिंदा। उनकी कौन सी पत्नी से? महादेवी नाम की पत्नी से। और महेंद्र वही पर्सन है जिसमें अशोक ने जब बुद्धिज्म अपना लिया था, तो बुद्धिज्म को आगे और फैलाने के लिए महेंद्र ने ही सारा यत्न किया था। ठीक है। इनका जो एम्पायर था लगभग होल टेरिटरी ऑफ इंडिया कवर अप करता था, तो हिंदू कुश से लेके बंगाल तक, और साउथ में केवल चोल, पांड्य और केरला पुत्र का जो एरिया है। तो आप देखेंगे कि साउथ साइड में ये जो इंडिया का हिस्सा है, ये श्रीलंका का हिस्सा पड़ता है, इंडिया का हिस्सा है, तो केवल इतना सा हिस्सा जो था वो साउथ साइड का, ये बस जो था पांड्या, चोल और केरला पुत्र वाला जो हिस्सा है, ये बस अशोक ने कैप्चर नहीं किया था। बाकी होल ऑफ इंडिया जो था वो अशोक के अंदर आता था। इन्होंने बुद्धिज्म जो है वो श्रीलंका तक प्रोपोगेट किया था, और श्रीलंका तक भी गए थे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इनकी कई पत्नियां थी, तो उसमें से जो उनकी दूसरी पत्नियां थी, तो देखो एक तो पत्नी जो है उनका नाम यहाँ पे दिया गया है, एक पत्नी उनका नाम महादेवी है, एक पत्नी उनका नाम महादेवी है, और उनकी जो कुछ दूसरी पत्नियां थी, तो उसमें से एक जिनका नाम था असंधमित्त, एक पत्नी उनका नाम पद्मावती, एक तिस्सारखीता, और एक थी कौरवकी। तो कौरवकी जो है उसका स्टोरी है वो शाहरुख खान की मूवी में आप उसमें भी देख सकते हैं, उसमें कौरवकी नाम है। ठीक है। अब अशोक ने कई ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे, जिसमें एक डिप्लोमेटिक रिलेशन था उनका एंटियोक्रिस सेकंड से, जो सीरिया से बिलोंग करते थे, प्लोटिमी जो इजिप्ट से बिलोंग करते थे, एंटीगोनस जो मैसेडोनिया से बिलोंग करते थे, मागास जो साइरेनाकिया से बिलोंग करते थे, फिर एक थे अलेक्जेंडर ऑफ एपीरस। तो इतने लोगों से इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था इनके नेफ्यू ने, इनके भतीजे ने, जिनका नाम था निग्रोध। ठीक है। ये भी हमको किस रिसोर्स से पता चलता है? महावंशा और दीपावंशा में लिखा गया है कि इनके भतीजे ने इनको कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म में। ठीक है। हालांकि दिव्यदान समुद्र नाम का एक स्क्रिप्चर है, उसमें पता चलता है कि कोई एक मर्चेंट थे जिसने इन्हें बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। तो डिफरेंट स्क्रिप्चर में अलग तरीके से चीजें लिखी गई है। हालांकि ये जब कन्वर्ट हुए बाद में बुद्धिज्म में, तो इन्होंने 84,000 मतलब 84,000 स्तूपों का निर्माण किया अपने होल ऑफ किंगडम में, मतलब पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इन्होंने कई प्रकार के धर्म महामत्ता को अपॉइंट किया गया था जो बुद्धिज्म को फैलाने का काम करते थे। तो ऐसे कुछ ऑफिशियल्स होते थे जो धर्म महामत्ता का उनका काम होता था कि सबको बुद्धिज्म के बारे में आपको बताना है। सबसे खास बात कि इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी पाटलिपुत्र में, उसको ऑर्गेनाइज किया था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कालाशोक ने करी थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करी थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। इन्होंने दूसरे जो एनिमल सेक्रीफाइसेस थे उनको बैन कर दिया था,
और जो एनिमल्स जिनको फूड के लिए स्लॉटर किया जाता था उनको भी ये रेगुलेट करते थे। तो मतलब जीव हिंसा जो थी वो इनके यहाँ बहुत ज्यादा रुक गई थी। इन्होंने धर्मशालाओं का निर्माण किया था, हॉस्पिटल्स का निर्माण किया था, सराय का निर्माण किया था अपने पूरे पर किंगडम। तो सराय वो जगह होती है जहाँ पर लोग आके ठहरते हैं, है ना। और धर्मशाला जो थी वहां पर भी लोग ऐसे ठहरने का काम करते हैं। सराय क्या होती थी, जो ट्रेवलर्स लोग जहाँ रुकते हैं ना उसको सराय कहते हैं, ठीक। तो ये अपने पूरे किंगडम में इनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। अब जैसे मैं एक छोटा सा फैक्ट आपको बता दूं, जो सबसे लास्ट एम्परर रहे थे या किंग रहे थे मौर्यंस के, उनका नाम बृहद्रथ था और उनको उनके मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। ये अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास मौर्यन पीरियड के सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास सोर्स आता है वो लिटरेरी सोर्स आता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे पहला हमारा लिटरेरी सोर्स है, यहाँ से हमको मौर्य पीरियड के बारे में पता चलता है। दूसरा है मेगस्थनीज की इंडिका, इससे पता चलता है। फिर जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है, जो रुद्र दमन वन जो थे जिन्होंने उसमें कुछ रचना करी थी, वह जूनागढ़ का उन्होंने तालाब बनाया था, तो उनके इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है। फिर हेमचंद्र की परिशिष्टा पर्वन जो है उससे हमको पता चलता है। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त के, अच्छा इसमें से ये भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त के कनेक्शन जैनिज्म से थे। फिर विशाख दत्ता की मुद्रा राक्षस लिखी गई थी, तो इसमें चाणक्य और ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के एनिमीज को जो हराया था उसके ऊपर ये पूरी कहानी है मुद्रा राक्षस, तो वो आप उसमें पढ़ देख सकते हैं। फिर दंडीज की एक दाशकुमार चरित्र है, उससे पता चलता है। बाणभट्ट की कदम्बरी है, उससे पता चलता है। फिर महावंसा है, मिलिंदा पन्नू है, महाभाष्य है, उससे मॉडर्न पीरियड के बारे में पता चलता है। दीपा वंसा है, अशोक वंदना है, दिव्यदान है। फिर वामसत्था का पक्षिनी है, ये 10th सेंचुरी की कमेंट्री थी जो चाणक्य के ऊपर लिखी गई थी। फिर मामूलनार की साउथ के एक्सपेंशन की है मौर्य का काल की, ठीक है। तो उसमें भी ये सब चीजें लिखा है। तो इस सारी चीजों में आपको इन सब लिटरेरी रिसोर्सेज में आपको मॉडर्न पीरियड के बारे में पता चलता है। अब हमारे पास कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है जिससे पता चलता है कि हाँ ये सारे एविडेंस सही है। तो हमारे पास रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, लगभग 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये रॉक एडिक्ट है, ठीक है। ऐसे हमको 14 मेजर रॉक एडिक्ट मिले। इसके अलावा हमारे पास पिलर एडिक्ट मिले हैं, तो इस प्रकार के पिलर्स बने हुए थे। पिलर एडिक्ट है, पिलर के ऊपर सब चीजें लिखी गई थी। फिर हमको इंस्क्रिप्शन मिले हैं, तो इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ पे, जैसे इलाहाबाद में मिला है, गिरनार में मिला है, ठीक है। कंधार इंस्क्रिप्शन है, नेगाली सागर में है, ये नेपाल में है। रुम्मीनिदई ये भी नेपाल में है। सन्नति कर्नाटक में है। फिर कलिंग एडिक्ट है। फिर ब्रह्मगिरी है, संगौरा है, संगौरा कॉपर प्लेट मिली असल में, उसमें भी इंस्क्रिप्शन है। फिर शाहबाजगढ़ी है और एक मनसेहरा है। तो इतने सारे इंस्क्रिप्शन हमको इन इन जगहों पर मिले हैं। तो अक्सर इसको याद रखिएगा, ये प्रीलिम से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन है कि इनके कितने मेजर एडिक्ट्स थे, ठीक है। पिलर एडिक्ट्स कहाँ पे थे और इंस्क्रिप्शन बेसिकली कहाँ से फाउंड आउट हुए थे। तो इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन इनके एडिक्ट जिससे लिटरेरी रिसोर्सेज कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र का बेसिक मतलब होता है द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। अर्थ का मीनिंग आपको पता ही है, मटेरियल वेलबींग होता है। शास्त्र का मीन साइंस होता है। अर्थशास्त्र में बेसिकली लगभग 15 बुक्स लिखी गई थी जिसको अधिकरणा कहा जाता था। इसमें से 5 तंत्र की थी जो इंटरस्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थी, 8 अवापा थी, ठीक है, जो इंटरस्टेट रिलेशन से रिलेटेड थी, ठीक है। इसके अलावा 2 बुक जो थी, जैसे जिसमें से एक आप चाणक्य नीति को बोल सकते हो। चाणक्य नीति भी बेसिकली अर्थशास्त्र का ही एक पार्ट थी और एक बुक और थी, ठीक है। तो अक्सर इसमें मतलब ऐसी हिसाब से डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, डिफरेंशिएशन ऐसे हिसाब से किया जाता है, ठीक है। तो इस मतलब इस कौटिल्य अर्थशास्त्र में बेसिकली क्या था, तो चाणक्य के जिनको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त से भी नाम से जानते हैं, इनके सारे के सारे पॉलिटिकल थॉट्स थे, उनकी समरी है वो आपको अर्थशास्त्र में मिलती है। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर अप वो करते थे, जैसे कि ड्यूटीज ऑफ रूलर क्या है, इफेक्टिव गवर्नमेंट क्या होती है, डिप्लोमेसी और वॉर क्या है, लॉ क्या है, प्रिजन क्या है, टैक्सेशन क्या है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फोर्टिफिकेशन, कॉइनेज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और स्पाइसेस। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको अर्थशास्त्र में मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी मजे की बात यह भी है कि अर्थशास्त्र में आपको जो डिनोमिटाइजेशन है, जो हमारे यहाँ नोटबंदी का जो काम हुआ था, डिमोनेटाइजेशन, चाणक्य के अर्थशास्त्र में ये चीजें मिलती है, ठीक है।
अब इसमें इस बुक में खास तौर पे कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि असैसिनेशन का काम, सीक्रेट एजेंट, वायलेशन ऑफ ट्रीटीज, है ना, और कब मिनिस्टर्स के ऊपर स्पाई करना है इसके बारे में। तो जैसे कि मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बता दूं, जैसे इसमें सीक्रेट एजेंट में नाग कन्याओं का भी इसमें जिक्र है। नाग कन्या, नाग कन्याओं का मतलब ऐसी छोटी बच्चियां होती थी, उनको बचपन से ही जहर दिया जाता था और बड़े होते होते वो ऐसी हो जाती थी कि अगर मान लीजिए किसी राजा को मारना है और उसके खाने में जहर आपको डालना है, तो ये नाग कन्या को आप भेज देते थे, वो एक ड्रॉप अपने खून की उसके खाने में डाल देगी और वो काम निपटा देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको मिल जाती है। तो असैसिनेशन करवाना भी जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसके बारे में दिया गया है। आपको सारा का सारा स्ट्रेट आर्ट या स्ट्रेट क्राफ्ट जो है ना कौटिल्य अर्थशास्त्र उससे से पूरा का पूरा भरा है। ठीक है, अब बात करते हैं मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में। ठीक है, तो मेगास्थनीज बेसिकली कौन थे, कई लोगों ने देखा नहीं था, तो ये ऐसे दिखते थे मेगास्थनीज। ठीक है, ये कौन थे, एम्बेसडर थे सेकुलस निकेटर के। इनकी बुक के बहुत ही फ्रेगमेंट्स ही हैं जो अभी तक सरवाइव कर पाए हैं। वो भी फ्रेगमेंट कैसे सरवाइव कर पाए हैं, तो कुछ 4 ऐसे राइटर थे, है ना, जिनका नाम था डियोडोक्सस, स्ट्राबो, प्लिनी और एरियान। तो इनके कुछ वर्क थे जो जो इन्होंने राइटिंग लिखी हुई थी, उसमें हमको मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में जिक्र मिलता है। तो जैसे डियोडोक्सस जो ने एक किताब लिखी थी, उसमें अलेक्जेंडर के कैंपेन के बारे में था, जो उन्होंने इंडिया तक अपना कैंपेन किया था। फिर स्ट्राबो जो था, उन्होंने ज्योग्राफी के बारे में लिखा जो इंडिया और पर्शिया से रिलेटेड थी। प्लिनी जो थे एक रोमन स्कॉलर थे, तो उन्होंने रोमन विचारधारा जो जब लिखी ना, तो उसमें कुछ इंडिया से रिलेटेड चीजें लिखी थी। फिर अरियान जो थे वो एक स्टेटमैन और सोल्जर थे, तो उन्होंने भी क्या लिखा था, कुछ ऐसी चीजें लिखी थी जो जब वो रेफरेंस देते थे तो मेगास्थनीज की इंडिका का रेफरेंस देते थे, तब पता हमको चल जाता था कि ये मेगास्थनीज की इंडिका से आता है। ठीक है, तो इंडिका ने क्या किया है, मेगास्थनीज की इंडिका ने जो सब कॉन्टिनेंट को कैसे डिस्क्राइब करते थे, वो उसके साइज, शेप, सॉइल, क्लाइमेट और रिवर्स, इनके अकॉर्डिंग में। ठीक है, तो ग्रीक्स ने इंडियन के बारे में ये लिखा है कि इंडियन वर्शिप करते थे लॉर्ड कृष्णा को एज डायोनाइसस। ठीक है, और हेराक्लिस। तो हेराक्लिस और हेराक्लिस बेसिकली उनको क्या है, जो उनके बड़े भाई है ना बलराम, उनको उसका उनका रेफरेंस हमेशा उनको होता था। तो डायनेस और हेराक्लिस ऐसा वो बोलते थे कि वो इंडियंस उनको वर्शिप करते हैं। ठीक है, उन्होंने इंडियंस को कैसे पोर्ट्रेट किया कि इंडियंस कैसे हुआ करते थे, बड़े ऑनेस्ट और ग्रेट, हैविंग ग्रेट कैरेक्टर और मॉरल वैल्यूज। उनका मतलब चरित्र बहुत अच्छा था और मॉरल वैल्यूज में बहुत अच्छे होते थे वो। मेगास्थनीज ने ये भी लिखा हुआ है कि जितनी प्रॉस्पेरिटी यहाँ के लोगों में हुआ करती थी, मतलब किसी प्रकार का कोई अकाल नहीं पड़ा करता था और हमेशा फूड सप्लाई की अबेंडेंस होती थी। उन्होंने ये तक बताया कि वॉर टाइम्स के समय में सोल्जर क्या करते थे, एग्रीकल्चर फील्ड को डिस्ट्रॉय भी नहीं करते थे, जिसके कारण क्या होता था, हमेशा खाने की भरपूर मात्रा होती थी। ठीक है, उन्होंने हालांकि ये चीज देखी क्योंकि मेगास्थनीज इंडिया आने से पहले इजिप्ट एक बार होके आ चुके थे। तो क्योंकि इजिप्ट में उन्होंने देखी सोसाइटी कैसे चलती है, तो उन्होंने इजिप्शियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग में इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या कहा कि इंडिया के अंदर 7 कास्ट होती हैं, जो पहले ब्राह्मण्स होते हैं जिनको शमन बोला जाता है, फिर होते हैं आर्टिसन, फिर ट्रेडर्स, सोल्जर्स, ओवरसियर्स और किंग के काउंसलर्स। ऐसे करके इन्होंने क्या किया कि इंडिका ने इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी इजिप्शियन फिलोसफी के आधार पे। अब हम बात करते हैं अशोक के धम्म की। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उसको याद रखिएगा। जितने भी धम्म के ऊपर इंस्क्रिप्शन जो है हमको रॉक एडिक्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो अशोक ने जो धम्म अपना फैलाया है, जो धर्म का जो भगवान बुद्ध के द्वारा जो चीजें दी थी, वो अशोक ने फैलाई है, किसके थ्रू फैलाई है, रॉक एडिक्ट्स के थ्रू। तो इनकी इंस्क्रिप्शन में भगवान बुद्ध की टीचिंग नहीं होती थी, जिसमें 4 नोबल ट्रूथ या 8 फोल्ड पाथ या निर्वाण की बात होती थी। वो बेसिकली किससे इंस्पायर्ड होते थे, जो बुद्धिस्ट उपासक के जो धम्म होते थे ना, उससे इंस्पायर्ड होते थे। वो चीज आपको वहां मिलती है। ठीक है, वो क्या था, एक सोशल और इंटेलेक्चुअल कोड ऑफ एथिक्स जो था ना, वो आपको उसके एडिक्ट में आपको मिलता है। ठीक है, जिसमें खासतौर पे किन किन चीजों की बात करी जाती थी, नॉन वायलेंस की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स और बिलीफ, ये सब चीजें आपको रॉक एडिक्ट में मिलेगी। तो मतलब कोई 4 नोबल ट्रुथ के बारे में नहीं, 8 फोल्ड पाथ के बारे में नहीं पता चलेगा, निर्वाण के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको क्या क्या चीजें उनकी एडिक्ट्स में मिलेगी, नॉन वायलेंस की बातें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बातें, है ना, कि आपस में थोड़ी समझदारी भी रखो, सामंजस्य रहो, इस प्रकार की बातें आपको उनके एडिक्ट्स में मिलती है। ठीक है, एडिक्ट का मेन एम क्या था,
उनका एम ऐसा था कि हमको ऐसा एटीट्यूड ऑफ माइंड लेके आना है जिसके कारण लोगों के अंदर लोगों का प्राइमरी और एथिकल बिहेवियर किस प्रकार का होगा, रिकॉग्निशन ऑफ डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, आज मानवता बेसिकली जो थी वो फॉलो अप करने की बात वो कर रहे थे, ठीक है। अब उनकी पॉलिसी जो थी धम्म से रिलेटेड, उसमें स्टेट और लोगों के वेलफेयर की भी बात थी कि मतलब आपको धम्म ऐसे फॉलो अप करना है कि राज्य का भी भला हो और उनके लोगों का भी भला हो, ठीक है। तो अशोक के जो एडिक्ट्स होते थे उसमें क्या क्या इलेस्ट्रेट वो करते थे, जैसे कंपैशन दया, चैरिटी जो थी दान, ट्रुथफुलनेस सत्य, प्योरिटी पवित्रता और जेंटलनेस, ठीक है। ये सारी चीजें अशोक के एडिक्ट में आपको पता चलेगी। तो इंस्क्रिप्शन को इस हिसाब से लिखा जाता था कि लोग उसको देखें समझे और इस हिसाब से व्यवहार करें। अब बात करते हैं मौर्य सोसाइटी की। तो मौर्य सोसाइटी किस प्रकार की थी, भले ही हम ये कहें कि वहां पर बुद्धिज्म और जैनिज्म जो था वो स्प्रेड हो गया था मौर्य सोसाइटी में, लेकिन फिर भी वर्ण सिस्टम अभी भी कंटिन्यूस था। अब जैसे हम आपको एक चीज बता देता हूं कि वर्ण सिस्टम का एक सिस्टम ऐसा था कि सोसाइटी में अगर हम त्रिपिताक देखेंगे जो भगवान बुद्ध के उसमें लिखे थे, त्रिपिताक जो थी बुद्धिज्म में, उसमें भी त्रिपिताक में वर्ण सिस्टम का एक सिस्टम दिया गया है। तो उसमें भी वर्ण सिस्टम को कहीं ना कहीं फॉलो अप किया जाता था। त्रिपिताक के कुछ सोर्सेज आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, वहां पे वर्ण सिस्टम चलता था। तो वर्ण सिस्टम कहीं भी ऐसे खत्म नहीं हुआ था कि टोटल इक्वालिटी आ गई सोसाइटी में। अभी भी क्या था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो सोशल हायरार्की में अभी भी टॉप पर थे। कुछ अच्छी चीजें भी हुई थी, कुछ खराब भी। तो जैसे ट्रेड और कॉमर्स जो था उसने सोशल स्टेटस जो था वैश्यों का और शूद्रों का वो सुधार दिया था, ठीक है। लेकिन आपको चांडाल और श्वापकास जो थे इनके नंबर में आपको इंक्रीज मिलेंगे। तो श्वापकास को के बारे में आपको नहीं पता चलता है। ऐसे आपको चांडालों के बारे में आपको कुछ लिटरेचर में पता चलता है, पर श्वापकास कौन थे, जो डॉग ब्रीडर्स होते थे, कुत्ते पालने वाले लोग। इनको अंतवासीन भी बोला जाता था, जो शहरों के एकदम कोने में रहते हैं, एट द एंड में रहते हैं, शहरों के या गांव के कोने में रहते हैं, उनको अंतवासीन बोला जाता था। अब हमको किसी भी इंस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी सती के बारे में नहीं पता चलता है। किसी भी अशोकन एडिक्ट में हमको सती प्रथा होती थी इसके बारे में नहीं था, लेकिन स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, मतलब दास जो हुआ करते थे, ये अशोक इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है। इंस्क्रिप्शन में ये भी पता चलता है कि दासों और भतकास या जिनको भृतकास बोला जाता था, इनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है, ये इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ हमको मिला है, ठीक है। अब कौटिल्य ने क्या किया था कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दासों के लिए रूल्स और पेनाल्टीज भी दी थी। मेल और फीमेल स्लेव्स को कैसे उनको किन रूल्स में रखना है और पेनाल्टीज क्या क्या देनी है उसके बारे में हमको हालांकि पता चल जाता है इनके अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो ये सोसाइटी कुछ इस हिसाब से चलती थी। अब हम बात करते हैं आर्ट और स्ट्रक्चर की। तो मॉडर्न टाइम पीरियड पे आर्ट और स्ट्रक्चर किस हिसाब से होता था, तो इंडियन ने क्या किया था, स्तूप का जो कल्ट बनाने का जो सिस्टम था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था अशोक का। इन्होंने इसको बहुत पॉपुलराइज किया। लगभग 84,000 जो स्तूप थे इनका निर्माण किया गया था। इसके अलावा में अशोक पिलर बनाए थे एक स्टोन कल्चर का, ठीक है, सर्कुलर और मोनोलिथिक बनाए थे। स्टोन स्कल्पचर बेसिकली ऐसे होते थे, सर्कुलर और मोनोलिथिक होते थे, जो सैंडस्टोन के बने होते थे। आज के समय में हम नेशनल एम्बलम जो यूज करते हैं ना, वो सारनाथ जो वाराणसी में हमको मिला है उसी से हमने अडॉप्ट किया है। इन्होंने यूनिवर्सिटी का निर्माण करा था तक्षशिला, उज्जैन और वाराणसी में, ठीक है। हमें रॉक कट आर्किटेक्चर मिलते हैं, जैसे लोमशा ऋषि केव है जो बारबरा हिल्स में है, जो गया के पास में है, और एक सुदामा केव है। तो ये आप देखेंगे फोटोज में बने हुए हैं, ठीक है। फिर हमको स्टोन पोर्ट्रेट मिलता है अशोक का, ये कन्नगाना हल्ली जो है कर्नाटक सन्नति के पास में है, वहां पर हमको ये इसका स्टोन स्कल्पचर मिलता है। फिर मैगस्थनीज ने कुछ अकाउंट दिए हैं वुडन स्ट्रक्चर और रिंग वेल के बारे में। तो देखिए वहां पर क्या होता था, ज्यादातर जो इनके घर होते थे वो लकड़ियों के बने होते थे, ये पत्थरों के घर नहीं बनाते थे या जो अशोक के टाइम पीरियड पे। और रिंग वेल बेसिकली वो होते थे जहां पर रिंग्स का यूज होता था बाई, मतलब उसको इस हिसाब से बनाया जाता था कि वो पानी भरने में लोग उसको चढ़ उतर सके। तो इस टाइप की चीजें वहां पे निर्माण थी आर्ट और स्कल्पचर में। फिर हमको धौली केव के बारे में पता चलता है जो भुवनेश्वर में है, ये है धौली केव का, ठीक है। इसमें पहाड़ के ऊपर से आप देखेंगे ऐसे हाथी जो है वो कार्व आउट किया जा रहा था। फिर वज्रासन हमको मिलता है महाबोधि टेम्पल बोध गया में, तो ये वज्रासन है महाबोधि टेम्पल में हमको मिलता है। फिर कार्व्ड रिंग स्टोन्स और फिर मिलते हैं हमको पॉलिश स्कल्पचर मिलता है
दीदारगंज यक्षिणी का। तो ये यक्षिणी का एक पॉलिश स्टोन स्कल्पचर हमको मिला है, ठीक है। ये दीदारगंज में मिला है, ठीक है। फिर आता है कार्व्ड रिंग स्टोन। तो ये आप देख रहे हैं कार्व्ड रिंग स्टोन है, ठीक है। इसको डिस्क स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमको दिल्ली में मिला है, पटना में भी मिला है, तक्षशिला में, मथुरा में, वैशाली में और कौशाम्बी में मिला है। फिर पंचमार्क कॉइन्स जो थे ये हमको मिले हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर की। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर की पॉटरी भी हमको मिली है। कुछ आर्टिफैक्ट हैं, बर्न ब्रिक्स हैं, टिम्बर का यूज होता था ये हमको पता चला है। न्यू मटेरियल कल्चर ऑफ गंगेटिक बेसिन जो कि आयरन और आयरन इम्प्लीमेंट्स पे बने हुए थे। ये हमको पता चलता है कि आयरन और आयरन इम्प्लीमेंट्स का बहुत ज्यादा यूज होता था। मॉरन पैलेस जो था, मेगास्थनीज ने ऐसा डिस्क्राइब किया है कि वो कुमारहरा जो पटना के पास में है वो वहां हुआ करता था और उसमें 80 पिलर का हॉल था जो कि पॉलिश स्टोन पिलर से बनाया जाता है। तो हमको क्या है कि ओरिजिनल में वो मिला तो नहीं था किला कि वो कहाँ है, पर ऐसा माना जाता है कि मेगास्थनीज की इंडियन गाइड में उसने डिस्क्राइब किया कि 80 पिलर्ड हॉल था वो, जहाँ पे मॉरन पैलेस हुआ करता था। अब हम बात करते हैं मौर्यों की एडमिनिस्ट्रेशन की, किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन चलता था टोटल कौटिल्य के साप्तांग थ्योरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली यूपीएससी में भी आएगा और एमपीपीएससी में तो आता ही आता है साप्तांग थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो साप्तांग थ्योरी को 7 तरीके से डिवाइड किया गया है। तो पहली जो थ्योरी इसमें आती है वो है स्वामी। स्वामी बेसिकली कौन होता है कि ये जो भी साप्तांग थ्योरी के 7 एलिमेंट्स होते हैं उसमें उसकी आत्मा है, सोल है। तो किंग कौन होता है, धर्म प्रवर्तक होता है, ठीक है, जो सोशल ऑर्डर का फॉर्मुलेटर है, ठीक है। ये क्या इशू करते हैं, राजसन इशू करते हैं, ठीक है, जिसको रॉयल रिस्क्रिप्ट बोलते हैं, और पुराण प्रकृति मतलब रूल्स और कस्टम को मेंटेन करते हैं, ठीक। जो फाइनल डिसीजन होता है वो हमेशा किंग के पास होता है, ठीक। अब मेगास्थनीज की इंडिका ने ये लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य इतना इंपॉर्टेंट था आदमी कि उसके पास कुछ फीमेल बॉडीगार्ड्स होती थी उनको प्रोटेक्शन के लिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य की पालकी को प्रोटेक्ट करते थे। उनके पास ये यहाँ पे भी मेंशन हमको ये मिलता है कि संस्था होती थी स्टेशनरी स्पाइस की, और संचार होता था वेंडरिंग स्पाइस का। मतलब जासूस होते थे, एक तो स्टेशनरी जासूस जिनको संस्था बोलते थे, और घूमने वाले जासूस जिनको संचार बोलते थे। ये लोग भी बेसिकली क्या करते थे, किंग को गाइड करते थे, ठीक है। और इंफॉर्मेशन किंग तक कौन पहुंचाता था, पहले होते थे पतिवेदकास और एक होते थे पुलासनी, ठीक है। तो स्पेशल रिपोर्टर पुलासनी कहलाते थे और ये पतिवेदकास कहलाते थे। तो ये जो है वो यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है पतिवेदकास के बारे में, ठीक है। तो ये लोग इंफॉर्मेशन दिया करते थे। सेकेंड जो ऑर्डर होता है साप्तांग थ्योरी में वो है अमात्या। अमात्यास बेसिकली क्या होते हैं, हायर ऑफिशियल्स होते हैं, काउंसलर होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं किसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के, उनको हम अमात्यास कहते हैं। तो अमात्यास बेसिकली क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं जो किंग को असिस्ट करते थे, जिनको हम मंत्री परिषद कहते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा में स्मॉल बॉडी ऑफ मंत्री भी होती है जिनको मंत्र परिषद भी बोलते थे, मंत्र परिषद भी बोलते थे। फिर निकाय होते थे जो ट्रेंड ऑफिशियल्स होते थे, जो ऑर्डिनरी अफेयर्स के बारे में लिखते थे, जैसे आज हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, ट्रेंड ऑफिशियल्स होते हैं, वैसे निकाय होते थे, ठीक है, जो ऑर्डिनरी अफेयर्स को देखते थे। फिर महामत्ताज होते थे और अध्यक्ष होते थे जिसको सुपरिटेंडेंट कहते हैं। फिर समाहर्त्री होते थे जो रेवेन्यू कलेक्टर होते थे। फिर समनिधित्री होते थे जो ट्रेजरर्स होते थे। फिर अक्षपाताल होते थे। फिर अक्षपाताल होते थे जो रिकॉर्ड और कम ऑडिट ऑफिसर होते थे। फिर अर्थशास्त्र ने हमको हाईएस्ट फंक्शनरीज मेंशन किया है जिनको त्रिथास कहा जाता था। तो उसमें कौन कौन लोग होते थे, पहले तो चीफ जो मंत्री होता था, दूसरा हाई प्रीस्ट पुरोहित, तीसरा हायर अपेरेंट जिसको युवराज कहते थे, चौथा कमांडर इन चीफ सेनापति। तो ये सबसे हाईएस्ट फंक्शनरीज थे और उनके अलावा उनको असिस्ट करने के लिए ये सब लोग भी इधर पे होते थे। अब मेगास्थनीज के हमको उससे पता चलता है इंडिका से कि मंत्री परिषद का बेसिकली काम था कि किंग को एडवाइस करे, ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करे, वाइसरॉय अपॉइंट करे, डिप्टी गवर्नर अपॉइंट करे, ट्रेजर्स देखें, जनरल्स अपॉइंट करे, एडमिरल अपॉइंट करे, जजेस अपॉइंट करे और चीफ मजिस्ट्रेट अपॉइंट। इस मैक्सिमम काम जो होता था ये मंत्री परिषद का होता था, ठीक है। तो ये सब भी लोग किसके अंदर आते थे, अमात्यास के अंदर आते थे। अब बात करते हैं जनपद की, ये थर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनपद बेसिकली क्या होती थी, जो टेरिटरी और पॉपुलेशन है उनको मिला के होता है जनपद, ठीक है। जो
इनका कैपिटल होता था मौर्य एम्पायर का। इसके अलावा इनके मतलब 4 अदर प्रोविंसेस होते थे कैपिटल के अलावा। तो पहला जो प्रोविंस कहलाता था वो कहलाता था उत्तर पाट, जो तक्षशिला का एरिया है। फिर आता है दक्षिण पाट, जो सुवर्णगिरी तक फैला था। फिर ईस्टर्न पार्ट, जो तोसाली नाम का रीजन था ईस्टर्न पार्ट में, वहां तक था। दक्षिण पार्ट सुवर्णगिरी मतलब ये साउथ पार्ट, साउथ वाला हिस्सा था, ठीक है, सुवर्णगिरी का। ईस्टर्न पार्ट तोसाली। फिर अवंती पार्ट जो उज्जैन तक फैला था, और कलिंग जो तोसाली और धौली तक फैला था, ठीक। हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या वॉइसरॉय जो होता था वो कोई भी रॉयल फैमिली का प्रिंस होता था। वॉइसरॉय का जो बेसिकली काम काम क्या होता था, वो इंचार्ज होता था लॉ एंड ऑर्डर का, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस का, और उसको हेल्प कौन करते थे, असिस्ट कौन करते थे, महामत्ता। प्रोविंशियल डिवीजन होता था प्रदेशिका के हाथ में। डिस्ट्रिक्ट होते थे राजुकास के हाथ में, इनको असिस्ट करते थे युक्तास, ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट। 5 से 10 विलेज जिसके हाथ में होंगे उसको स्थानिकास कहते थे, इनको असिस्ट करते थे गोपास। और विलेजेस जो होते थे वो उनके वो ग्रामीणी या ग्रामिका के हाथ में होते थे। तो ऐसे करके इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था जनपदों का, ठीक। तो एरिया इनने प्रोविंसेस बता दिया। प्रोविंसेस कौन कौन से थे, तो 5 टाइप के प्रोविंसेस थे, उत्तर पार्ट, दक्षिण पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, अवंती पार्ट और कलिंग वाला एरिया। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉइसरॉय के हाथ में होता था, ठीक है। उनके हाथ में क्या क्या इंचार्ज होता था ये बता दिया मैंने। प्रोविंशियल डिवीजन किन के हाथ में होता था, प्रदेशिका के हाथ में। डिस्ट्रिक्ट होती थी राजुका के हाथ में। 5 से लेके 10 गांव जिनके हाथ में होते थे स्थानिका बोलते थे उनको, और एक एक गांव जिनके हाथ में होता था उनको ग्रामीणी या ग्रामिका कहते थे। अब बात करते हैं दुर्ग की, ठीक है। ये होता था इनका चौथा। दुर्ग बेसिकली क्या होता था, फोर्टिफाइड कैपिटल को दुर्ग कहते थे। तो कौटिल्य ने हमको डिटेल डायरेक्शंस दिए हैं कि किसी भी कैपिटल सिटी का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। अंत महामत्ता जो थे ये फ्रंटियर फोर्ट के सिक्योरिटी का काम करते थे। एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी जिसको रिक्रूट किया जाता था चारों के चारों वर्ण से। सेनापति और नायकास जो होते थे ये इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर्स थे, इनको असिस्ट करने के लिए कई प्रकार के अध्यक्ष होते थे। फिर डिफरेंट बोर्ड ऑफ वॉर्स होते थे, है ना, जैसे कि समुद्रों के लिए या नदियों के लिए एडमिरलिटी है। फिर इन्फेंट्री है जो जिनका हेड होता था उनको पदधक्षक कहते थे। फिर कैवेलरी अश्वधक्षक कहते थे, अश्वाध्यक्ष कहते थे। फिर वॉर चैरियट्स रथ अध्यक्ष होता था, और वॉर एलिफेंट हस्ताध्यक्ष होता था, ठीक है। तो इस प्रकार के वॉर मतलब वॉर से रिलेटेड जो सोल्जर्स होते थे वो ऐसे होते थे। फिर इसके अलावा कुछ एडिशनल होते थे जिनको हेरिडिटरी वॉरियर बोला जाता था, ये कहलाते थे मौला। फिर भर्तिकाज होते थे, ये मर्सनरीज होते थे जिनको इस समय कभी जरूरत के समय में भर्ती कर ली जाती थी। फिर फॉरेस्ट ट्राइब्स होते थे, और कुछ अलाइज भी वहां पर होते थे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक। अब बात करते हैं कोष की। तो कोष बेसिकली क्या था, जितने भी इनके यहाँ पे ट्रेजरी होती थी वो किसके द्वारा, टैक्सेस के द्वारा भरी जाती थी। टैक्सेस जो थे दोनों टाइप से चलते थे, कैश और काइंड में, ठीक है। लैंड रेवेन्यू जो था वो मेन रिसोर्स था इनके ट्रेजरी के इनकम का। कौटिल्य ने हमको डिस्क्राइब किया गया है कि फॉरेस्ट, पास्चर्स और माइंस जो थी ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, स्टेट की प्रॉपर्टी है। पीजेंट्स जो है वो 1/6 पार्ट जो अपने प्रोड्यूस का वो पे करेंगे एज एन टैक्स, उसको भाग बोला जाता था। और एक्स्ट्रा टैक्स जो अब दिया जाता था उसको बलि बोलते थे, जो एज एन ट्रिब्यूट दिया जाता था, ठीक है। तो मतलब आपको टैक्स तो देना ही है, अगर लेकिन उसके ऊपर भी आपको देते हैं तो वो बलि कहलाएगा। आर्टिसन जो होते थे अपना टैक्स या तो कैश में पे करेंगे, और अगर कैश में नहीं पे कर पा रहे तो एज एन लेबर उनको वो पे करना पड़ता था, तो उसको विष्ठी बोलते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। इसको क्या बोलते थे, विष्ठी बोलते थे। पंचमार्क कॉइन्स जो चलता था वहां पे चलता ही था, उसमें सिंबल कौन कौन से होते थे, जैसे पीकॉक के, कोई हिल के, है ना, और भी दूसरे टाइप के थे। इंपीरियल करेंसीज थी ये मॉरियन की। लैंड टैक्स ऑफिशियल्स जो होते थे वो अग्रोनोमाई बोलते थे उनको, जो लैंड टैक्स कलेक्ट करते थे उनको अग्रोनोमाई बोलते थे, तो ये याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, लोगों का मेन ऑक्यूपेशन बेसिकली क्या था वहां पे, एग्रीकल्चर था या एनिमल हस्बेंड्री था। प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षेत्र कहते थे, लैंड ओनर्स को क्षेत्रिका बोलते थे, और जो किराएदार होते थे टेनेंट उनको उपासवा बोलते थे, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। अब आता है दंड या बल। तो दंड बेसिकली क्या होता था, न्याय, या हम फोर्स की बात करें कि कैसे वो न्याय देते थे या लोगों को फोर्स कैसे करते थे।
तो जजेस जो थे उनको धर्मस्थास कहा जाता था। प्रदेशत्री होते थे, ये कुछ ऐसे ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होते थे जो क्रिमिनल्स को सप्रेस करके रखते थे। नेचर ऑफ पनिशमेंट, किस हिसाब से किसको कैसा पनिशमेंट मिलना चाहिए, डिपेंड करता था कि क्राइम किस प्रकार के नेचर का है, किस सरकमस्टेंसेस में ये क्राइम किया गया है, और क्राइम करने वाले का वर्ण क्या है। तो वो सब देखकर नेचर ऑफ पनिशमेंट डिस्क्राइब किया जाता था। तो कौटिल्य ने सोर्स ऑफ लॉ जो मेंशन किए हैं अपने अर्थशास्त्र में, वो 4 आधार पे किए हैं। पहले तो देखा जाता था कि जो भी क्रिमिनल है उसका धर्म क्या है, उसका किस प्रकार का व्यवहार है, चरित्र कैसा है उसका, और राजसन क्या है। ठीक है, तो इस हिसाब से ही उसको क्या किया जाता था, दंड दिया जाता था। अब बात करते हैं मित्रा की। बेसिकली क्या था कि ये इनकी इंटर स्टेट पॉलिसी थी, जिसको हम अलाय भी बोलते हैं। तो कौटिल्य ने डिस्कस किया है षटगुण्य, जिनको 6 पॉलिसीज कहते हैं, जो एक राजा को फॉलो करना चाहिए। उसमें पहला आता है संधि, एक पीस ट्रीटी, दोस्ती कर लो भैया किसी से, जो भी राजा था उससे दोस्ती कर लो। फिर आता था विग्रह, हॉस्टेलिटी, किससे आपको बच के रखना है। ठीक है, फिर आसन, कीपिंग क्वाइट, ये जब आपका एनिमी और आप सेम पावर के हो तो आसन में बैठे रहो। फिर यन, यन में क्या होता है कि आपको मिलिट्री एक्सपेडिशन करना है, दूसरों के ऊपर जाकर क्या करना है, हमला करना है। फिर शमशर्य, इसमें क्या होता है कि किसी दूसरे राजा के पास जाकर शेल्टर लेने की बात रहती है। फिर द्वैधी भाव, तो उसमें क्या था कि एक राजा से संधि कर लो और दूसरा के साथ में विग्रह कर लो, मतलब एक से दुश्मनी निभाओ और एक से क्या कर लो, दोस्ती कर लो। ठीक है, इन सब का जो इनके इंटरनेशनल रिलेशंस जो ये लोग चलाते थे, इंटर स्टेट पॉलिसी चलाते थे, उसकी कुछ डिप्लोमेटिक पोस्ट भी थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक था निसरी हर्तदूता। निसरी हर्तदूता बेसिकली क्या थे, फुल फ्लैज एम्बेसडर कहलाते थे। फिर थे परिमित्रा था दूता। ठीक है, इनके इंस्ट्रक्शन के आगे किसी प्रकार का कोई नेगोशिएशन नहीं होता था। मतलब जैसे आज हमारे एस जयशंकर है ना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वो जो कहेंगे वही फाइनल होगा, उस हिसाब से ही इस प्रकार के लोग होते थे। फिर एक ससन हरादूता होते थे, जो स्पेशल मैसेंजर होते थे, जो आपको इंटरस्टेट पॉलिसी में स्पेशल मैसेज प्रोवाइड कराते थे कि कैसे इसको चलाना है। अब बात करते हैं अपन कि मौर्यस का डिक्लाइन कैसे हुआ था। तो देखिए, कई प्रकार के कारण होते हैं किसी भी एम्पायर के डिक्लाइन के लिए। हालांकि इसमें ऐसा माना जाता है कि अशोक के जाने के बाद में ही मौर्य जो थे एम्पायर बहुत ताश के पत्तों की तरह गिरता चला गया, क्योंकि जब तक अशोक था तब तक सब चीज ठीक थी, अशोक चले गए तो सब कुछ बिखर गया। अच्छा, उसका रीजन ये भी था कि अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र, गद्दी पे नहीं बैठे, वो हो गए क्या, बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए, तो राजपाट उनके हाथ से चला गया। बाद में जो उनके आने वाले जो हायर्स थे, जो बाद में मगध पे जो रूल किया, वो लोग कोई खास में कोई अच्छे रूलर्स नहीं थे जिस हिसाब से अशोक थे। अच्छा, इसमें ये भी था कि चाणक्य की जो पॉलिसीज थी वो अशोक तक में अशोक ने भी शायद फॉलो अप करी, अशोक ने थोड़ा उसको और आगे लेके गए। चाणक्य जहां पर कुछ थोड़े बहुत अलग थे, तो अशोक का एक अलग तरीका था। लेकिन कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था जो इस हिसाब से डिसीजन ले सका, बुद्धिज्म जो स्प्रेड कर सके, तो वो कोई काबिल रूलर था ही नहीं। ठीक है, तो जैसे ही अशोक की डेथ होती है 232 बीसी में, एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो अशोक के बाद में एक चेन ऑफ वीक रूलर्स आती है। मगध पे बहुत कमजोर रूलर बैठे हैं अशोक के बाद में, अशोक वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तो केवल एक ऐसे रूलर थे जिनका नाम था दशरथ, जिनके बारे में हमको पता चलता है इन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शन इशूड कराए थे अशोक के जाने के बाद। इसके अलावा कोई अच्छे रूलर थे नहीं। अब इनके डिक्लाइंस क्या क्या देख सकते हैं अपन, तो डिक्लाइन में हमने ऐसे डिस्क्राइब किया इसको। तो पहला तो ब्राह्मणिकल रिएक्शन हुआ, ये था कि बुद्धिज्म के स्प्रेड करने के बाद में लोगों का जो एटीट्यूड था वो एंटी सेक्रीफाइस का हो गया था, यज्ञ वज्ञ लोग जो थे वो खत्म गए थे। तो ब्राह्मण्स का जो लाइवलीहुड था वो ना, वो लॉस में जा रहा था। तो बुद्धिज्म से उनका एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद अशोक ने क्या था, धर्म महामत्था जो थे इनको अपॉइंट करके रखा था। तो इनकी और ब्राह्मणों की जो होती थी अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी, जिसके कारण क्या था कि ब्राह्मण अपने आप को सोशल मोरालिटी और ऑर्डर के कस्टोडियन समझते थे, और धर्म महामत्ता अपने आप को समझते थे। तो क्योंकि इनको तो किंग ने अपॉइंट किया था ना, तो वो लड़ाइयां होती रहती थी। नए किंगडम जो थे, जैसे ही मौर्य जो रूल टूटा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो उसमें जैसे शुंगा थे, कन्वा थे, सतवाहन थे, ये नए ब्राह्मण रूलर थे जो पावर में आए, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण्स को ही बेसिकली दबा दिया था, ऐसा मतलब हिस्ट्री के तौर पे कहा जाता है। तो इसमें जो शुंगास जो थे, इन्हीं ने बेसिकली
डायनेस्टी बनाई थी। तो जो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्र नाम के आखिरी मौर्यन किंग को मारा और शुंगा डायनेस्टी बना दी मगध के ऊपर। कनवाज ने और सतवाहन ने अपना अपना इंडिपेंडेंट किंगडम घोषित कर दिया था। फिर अब देखते हैं ये भी कि एक कारण उनका था प्रोविंसेस में ऑप्रेसिव रूल का। ठीक है, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हमको पता चलते हैं कि करप्ट ऑफिशियल्स जो थे मिसरूल कर रहे थे किंगडम को। कलिंग के एडिक्ट से हमको ये पता चलता है कि अशोक ने एडवाइस किया था महामत्तास को कि टाउन्समैन की तरफ टॉर्चर ना करे। ठीक है, बिना किसी कारणवश किसी को टॉर्चर ना करे, उसके बावजूद भी टॉर्चर किया ही जाता था। आखिरी मौर्यन किंग जो थे बृहद्रथ, ठीक है, इनको इनके के कमांडर इन जो थे पुष्यमित्र शुंग ने, इन्हीं ने क्या कर दिया था, इंस्पेक्शन के टाइम पे मर्डर कर दिया था। ठीक है, असैसिनेट कर दिया था। फिर एक कारण हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि एक बहुत बड़ी आर्मी जो थी इनको मेंटेन करनी पड़ती थी, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी इनको मेंटेन करनी पड़ती थी, तो शायद फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए होंगे, ऐसा माना जाता है। अच्छा, इस समय एक था मटेरियल कल्चर जो था, न्यू नॉलेज जो था आउटलाइन एरियाज तक पहुंच गया था, तो उसके कारण भी एक प्रॉब्लम हुई होगी। कुछ जो आयरन टूल की जो नई टेक्नोलॉजी थी जिसके कारण नए टाइप से वेपन्स बनते थे, है ना, वो पेरिफेरियल एरियाज में पहुंच गए थे और मगध की जो स्पेशल एडवांटेज थी आयरन टूल्स बनाने की, वो इनसे छिन गई थी। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो इलाका है, जो अफगानिस्तान, ईरान और वाले साहब का जो इलाका था, यहाँ पे सिंथियान्स नाम के जो सेंट्रल एशियन नोमैडिक ट्राइब थी, इन्होंने अपना एक्सपेंशन करके रखा था, जिसके कारण क्या था, जो दूसरे रूलर थे जैसे पार्थियान, शका और ग्रीक, इनको क्या था, फिर इंडिया की तरफ ये घुसते चले आए थे। तो सिंथियान्स एक्सपेंशन कर रहे थे और पार्थियन, शका और ग्रीक जो थे वो इंडिया की तरफ आ गए थे। तो ग्रीक सबसे पहले ऐसे थे जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को 206 बीसी के आसपास में, और एक किंगडम सेट कर लिया था नॉर्थ अफगानिस्तान में, जिसको बैक्ट्रिया नाम से हम लोग जानते हैं। हालांकि ये जो बैक्ट्रिया है ना, वो जब अलेक्जेंडर आया था वहां पे वैसे ही कुछ वेस्टर्नर्स ऑलरेडी पहले से बसे हुए थे, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी पड़ गया था। ठीक है, तो ये अभी तक का था पूरा मौर्यन पीरियड। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक बिल्कुल शेयर करिए और उन तक पहुंचाइए जो कि एग्जाम निकालना चाहते हैं। ऐसे वीडियोस हम लोग और लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।